आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले कमोडिटी कॉल में नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड हाइस पे पाम तेल के भाव। मलेशिया एक्सचेंज पर 5,315 रिंगिट का हाई लगाया। मजबूत ग्लोबल डिमांड और उत्पादन कम रहने से कीमतों को सपोर्ट। 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक बार फिर 12,000 के पार निकला गुआर गम का भाव। NCDX पर एक महीने में 25% की बढ़त। हाजिर में मजबूत डिमांड और उत्पादन कम रहने से कीमतों को सपोर्ट। डॉलर में कमजोरी और महंगाई बढ़ने के खतरे से सोने में खरीदारी। MCX पर सोना 1790 के करीब पहुंचा, लेकिन चांदी में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। MCX पर 65,500 के नीचे भाव। $86 के पार निकलने के बाद कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली। ब्रेंट का भाव 85 के नीचे। नेचुरल गैस भी करीबन 2% टूटा। लगातार हाइज लगाने के बाद बेस मेटल्स में भी मुनाफा वसूली। सप्लाई में सुधार से बना दबाव। निकल और कॉपर करीब 2% टूटे, लेकिन पावर क्राइसिस बरकरार रहने से निचले स्तरों पर सपोर्ट। मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और IIFL सिक्योरिटीज का अनुज गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कमोडिटीज हैं वहां पर आपकी टॉप पिक क्या है? मनीषा जी, लास्ट 3-4 सेशन में हमने देखा है चांदी में एक अच्छी बढ़त का रुख देखने मिल रहा है और करीब निचले लेवल से 5,000 रुपए के आसपास की रैली आ गई है। मेरे हिसाब से जो करंट मोमेंटम है इक्विटीज में, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है, उसके चलते चांदी और सोने में और थोड़ा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। यहाँ करंट लेवल के आसपास चांदी बाय करने का रिकमेंडेशन देगा। यहाँ से 800 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए नीचे एंड 67,400 तक के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकंड बेट रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसिंग में, जहां पे थोड़ा 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन का माहौल देखने मिल रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी डिप पे क्रूड अभी भी बाय स्ट्रेटेजी के लिए तैयार है और यहाँ से करीब 100 से 125 रुपए की तेजी और देखने मिल सकती है। तो फिलहाल 30 से 40 पॉइंट की गिरावट पे क्रूड बाय किया जाए और 100 to 125 पॉइंट्स का तेजी देखने मिल सकती है। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर चांदी और कच्चे तेल में। अनुज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी अच्छी खासी बढ़त है और मुनाफा उठापटक देखने को मिली है। आपकी टॉपिक्स यहाँ कहाँ होंगे? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, सबसे टॉपिक में ग्वार पैक में ही हमने चुना है, ग्वार सीड को लिया है। एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। तो ग्वार सीड में खरीदारी की सलाह है 6,400 में। 6,280 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 6,700 तक देखने को मिल सकता है। और ग्वारगम भी हमें लगता है कि ऊपर में 12,500 के लेवल को दोबारा छू सकता है। तो ग्वार पैक में तेजी है, तो यहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। साथ में मसालों के अंदर हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। आज जीरा में भी अच्छा रिकवरी देखने को मिली है। तो जीरा के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी 14,600 में। स्टॉप लॉस लगाएं 14,200 का। टारगेट 15,200 तक देखने को मिल सकता है। खरीदारी की राय यहाँ पर गुआर और जीरे में फिलहाल आती हुई। क्लियरली गुआर में जो बारिश है उसका इम्पैक्ट है, फसल कम है, और जीरे में यहाँ पर बढ़त हमने डिमांड के लिहाज से भी आते हुए देखी है। लेकिन एक सेक्टर जहाँ पर जोरदार तेजी आज है वो है पाम तेल। ग्लोबल मार्केट्स में खाने के तेलों, खासकर पाम तेल में छाल है। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर्स रिकॉर्ड हाइज पर हैं। कारोबार के दौरान आज BMD पर भाव 5,300 रिंगिट के पार भी निकले हैं। पाम तेल में आई जोरदार तेजी पर बात करने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई मौजूद हैं। बजोरिया जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, लगातार एक तरफा तेजी अब यहाँ पर पाम तेल में बनती हुई नजर आ रही है। क्लियरली इंटरनेशनल क्यूज हैं, इंडियन मार्केट सिर्फ उन प्राइसेस को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। कितनी और तेजी आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आती है? क्लियरली जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी हमारे यहाँ पर हुई है, उसका इंपोर्ट ड्यूटी में कट यहाँ पर देखने को मिला है, उसका सीधा असर एज ऑलवेज इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने बनते हुए देखा। मनीषा जी, ये इसकी पाम ऑयल की जो तेजी हमने आज जो पीक देखा सुबह का, वो एक पीक बना, लेकिन उसके बाद में थोड़ा मार्केट में जैसे रूमर आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा फ्यूचर्स पे, पाम के और सोयाबीन के फ्यूचर्स पे भी शायद विचार कर रही है कि इनको चलने दे या न चले। उस बात को लेकर इंडियन मार्केट में भी रिएक्शन आया और उसका रिएक्शन मलेशियन मार्केट में भी पहुंचा, शिकागो मार्केट में भी पहुंचा। उसके कारण में जो पीक आज बना उसके बाद मार्केट फिर फॉल हुआ और अल्टीमेटली 2% नीचे क्लोज हुआ है। अदरवाइज मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा था। मार्केट लग रहा था कि और 200-300 रिंगिट करके 5500 तक ले जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो ब्रेक लगाया, रिएक्शन आया है, ये आज वॉच करना पड़ेगा।
कि क्या माहौल बनता है, बिकॉज प्राइसेस इतनी ऊंची हो रही है, इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश भी है, एट द सेम टाइम सबको डर लगता है एक छोटा भी कारण कोई बनता है थोड़ी नीचे आ जाती है। तो ये पाम ऑयल की स्टोरी है अभी। लेकिन जहां तक जैसे दूसरे जो सोयाबीन ऑयल है वो भी वही फॉलो कर रहा है, और सोया सीड जो है वो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि वो 5000 के लेवल पे इंडेक्स आ सकता है, तो वो 40 रुपया आज नीचे चल रहा है। यानी कि तेजी यहां पर जोरदार है, लेकिन जिस तरह से इंडियन मार्केट्स में फिलहाल यहां पर बातें चल रही हैं, क्लियरली ट्रेडर्स यहां पर थोड़े से घबराए हुए भी हैं और फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। इंटरनेशनल क्यूज हम फॉलो करते हैं इंडियन मार्केट्स में, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के स्टेप्स यहां पर लिए गए हैं काफी पॉजिटिवली उसको ट्रेडर्स ने नहीं लिया। सुधाकर, आप कैसे देखते हैं? क्लियरली जिस तरह की मूवमेंट यहां पर मलेशियन पाम ऑयल प्राइसेस में हुई है, उसका एक सीधा इंपैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखा। इवन एज वहां पे ऑल टाइम हाइज है, इंडियन मार्केट्स में थोड़ा रुक रुक के यहां पर कारोबार हुआ। जैसे बजोरिया जी भी कह रहे थे, हल्का सा फियर अब बाजार में है। हाँ जी, thank you Manisha ji. Basically farm market has been the rallying point. August, September, October put together palm production Malaysia का 5 लाख टन कम हो गया. Now that's not very surprising, that is okay, but what happened was at the same time demand, especially from China and India, तो करीब 7 लाख टन का एक्सेस डिमांड आ गया. So when these both events happened, in a collusion, what happened is that the prices really was about $1,300. It has rallied to $1,400 today. Going by hard facts about the Indian duty, which is a normal question. So when I compare the prices on 11th or 7th, 8th, 9th of this month to the duty happened on the 12th, going by hard facts, it does look like Indian palm prices reduced by about 6 rupees a kilo, and international prices have gone up about 8 rupees equivalent, total impact being about 14 rupees. Okay. Point number 2 is that in India, in September end, due to tariff potential increase and also the sunset clause, a lot of people had old priced, old duty cargoes and inventories on which they have to bite a little bit of a loss. So due to which, I think these are the factors surrounding the Indian duty cut. Going ahead, I think you yourself know very well, I think the Brent crude being at a high point, and also the energy crisis which is causing the Chinese demand for palm oil, coupled with canola oil being about 6 million tons lower crop, which is equivalent to 2.4 million tons of oil. So looking at all these things, then we have on the other side Ukraine sun oil harvest delay. All in all, the prices are stone, but I think right now it should be a breaking time, because at this time nobody needs to replenish the stocks, rather profit take. So I think probably we are at the peak. Further rally is very limited. Having said that, next 3-4 months, this tightness will continue because there is no major global supply factor influencing the downtrend. तो इस लेवल पे ऐसे ही रहेंगे markets, and markets will do the function of keeping the Indian prices above MSP, hopefully. Rapeseed has become a different animal. It is, despite the exchange closure, it is still trading at 87,500 rupees. Soybean, Indian harvest is the cheapest, but at 5,300, closer to MSP. But I think मार्केट फैक्टर्स की वजह से ये भी एमएसपी के ऊपर ही चले जाएगा क्लियरली. तो ओवरऑल स्टेबल टू firm tone still continues, but we are near at the peak of the market. जैसे आपने कहा कि काफी सारे फंडामेंटल्स फैक्टर्स यहाँ पर हैं और सभी कंट्रीज से भी आ रहे हैं कि कैसे वहां पर सब जगह फसल कम है, और इंडियन मार्केट्स क्लियरली वहां से क्यूज लेते हुए नजर आ रहे हैं. और एक बहुत बेहतर पॉइंट आपने यहाँ पर सुधाकर जी कहा, और मैं बजोरिया जी का भी उस पर एक व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी कि इवन एज मस्टर्ड में हमने यहाँ पर फ्यूचर्स में बैन लगते हुए देखा, लेकिन स्पॉट मार्केट्स में क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्लियरली वहां पर एक प्राइस ये दर्शाता है. तो आज भी जिस तरह का प्राइस मूव हमने आता हुआ देखा, क्लियरली उसको इंडियन मार्केट्स ने इंटरनेशनल मार्केट्स को फॉलो किया. वहां पे ऑल टाइम हाईज हुए तो हमने बढ़त देखी, वहां पर मुनाफा वसूली आई तो यहां पर भी गिरावट देखने को मिली. बजोरिया जी, आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं और फ्यूचर्स मार्केट को अब किस तरह से देखना चाहिए? देखिए मनीषा जी, ये जो रूमर्स हैं ये बड़ी डिसहार्टनिंग रूमर्स हैं कि फ्यूचर्स मार्केट गवर्नमेंट दूसरे भी पाम और सोया पे भी कंसिडर कर सकती है, बिकॉज ये तो फिर बाद में स्क्रीन देखने का कोई मतलब ही नहीं और सेंस ही नहीं. और इंडियन मैन्युफैक्चरर, प्रोसेसर, इंपोर्टर कहाँ हेज करेगा, क्या चीज में करेगा?
ये तो बड़ा तकलीफ वाली काम हो जाएगी। एक तो सरसों का रेपसीड का भी जब से बंद किया है वो ही एक डिफिकल्ट कदम था, लेकिन ठीक है, अब गवर्नमेंट की सूझ में उन्होंने किया तो हमने तो रिक्वेस्ट ये किया कि 31 दिसंबर के बाद इसको बैन को हटा देना चाहिए और 1 जनवरी से रेपसीड भी शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज देखिए क्या होता है कि एक कोई भी कमोडिटी में काम करने के लिए शेयर है, शेयर में मतलब आपका डीमैट सेक्शन है, आपका फ्यूचर्स ऑप्शन सेक्शन है, सब चीज उनको अवेलेबल है। इंडेक्स कहाँ तक पहुंच गई उसके बाद भी अवेलेबल है। तब कमोडिटी ने कौन सा गुनाह किया है कि हर बार ये फ्यूचर्स मार्केट पे क्लैम डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बड़ी तकलीफदायक चीज है। हमको कोई भी सप्लाई डिमांड के इशू को उस तरह से ही हैंडल करना चाहिए और वही हैंडल करने में इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, सही कदम किया गवर्नमेंट ने। और तो ये कदम से यही कदम था। अब गवर्नमेंट ठीक है, फॉरेन के सप्लायर्स है, ओरिजिन में वो इम्पोर्ट ड्यूटी का आधा खा जाते हैं। अब वो नेचुरल फिनोमेना है, जब तक उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस कमोडिटी नहीं बनेगी होगा बंद। आगे जाके जनवरी फरवरी में उनके पास जैसे साउथ अमेरिका का प्रोडक्शन आएगा, ब्राजील का क्रॉप अच्छा है, सोयाबीन का सबका, तो उस समय डेफिनेटली वर्ल्ड मार्केट में तो बेरिश टोन आएगा और उस समय $100-200 का मार्केट डेफिनेटली कम होगा। तो उस समय हमें इम्पोर्ट ड्यूटी का जो रिलीफ है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ कंज्यूमर को दिखेगा और कंज्यूमर विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अभी टाइमिंग के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसके लिए हमें उसके साथ चलना चाहिए। और फ्यूचर मार्केट बंद और मतलब ये पाम और सोया के हमारे ख्याल से तो जरा भी नहीं करने चाहिए गवर्नमेंट को। इवन सोया सीड का भी अराइवल हार्वेस्टिंग सीजन है, किसान अभी सोया सीड मार्केट में ला रहा है। इस समय आप सोया सीड के फ्यूचर्स को टिंकर करेंगे तो किसानों के तकलीफ की बात हो जाएगी। रेपसीड तो समझो ऑफ सीजन था तो आपने एक बार कर दिया, लेकिन रेपसीड में भी सीजन जनवरी फरवरी से आएगा तो जनवरी से रेपसीड को भी रीइंस्टेट करना गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो क्लियरली जो बातें हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कन्वे करना चाहते हैं, वैसे सुधाकर जी भी इसी व्यू के हर समय है और हमारा बहुत सारी चीजों में समन्वय रहा है जहाँ तक गवर्नमेंट पॉलिसी का सवाल है। तो लेट अस होप गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड मोर और जो ट्रेड के एक्सपीरियंस लोग हैं उनके एडवाइस पे थोड़ा सा और तवज्जो दें। ये हम चाहते हैं कि कंज्यूमर को रिलीफ मिले। आखिर इकोसिस्टम में तो फार्मर, प्रोसेसर, कंज्यूमर उतना ही इंपॉर्टेंट है और कंज्यूमर खुश है तो ही हमारा काम आगे चल सकता है। जी हाँ, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि इवन एज मस्टर्ड में हमने यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग बंद होते हुए देखी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्राइसेस काफी तेज हैं, तो उससे कोई फर्क यहाँ पर मार्केट्स में नहीं पड़ा क्योंकि सप्लाई साइड ही वैसी है और फंडामेंटल्स ही स्ट्रॉन्ग हैं। और क्लियरली जिस तरह के हाइज हमने आज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, जिस तरह की इंपोर्ट की स्थिति है उसके ऊपर भी यहाँ पर एक नजर रखनी जरूरी है। तो ये तो बात हुई एडिबल ऑयल्स की। बजोरिया जी, सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो बहुत डिटेल में 360 डिग्रीज पर्सपेक्टिव एडिबल ऑयल प्राइसेस पर देने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके सवाल। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को अपने साथ अभी हम यहाँ पर जोड़ेंगे और सबसे पहले पुणे से सायली को फोन लाइन पर जोड़ते हैं। सायली, नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मैम, मैंने एक्चुअली नेचुरल गैस अक्टूबर का फ्यूचर का एक लॉट बाय किया था 395 पे, तो अभी एग्जिट करूं या फिर बने रहूं उसमें? सायली, आप पहले भी नेचुरल गैस में ट्रेड करती हैं? हाँ, पहले भी किया था। ओके। अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर आते हुए देखी और उसके बाद लगातार मुनाफा वसूली। नवनीत, क्या राय देंगे सायली को? 395 की खरीदारी है। मनीषा जी, नेचुरल गैस में जो प्राइस रैली थी उसका रिट्रेसमेंट अभी शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रैकडाउन या थोड़ा सा प्रेशर नेचुरल गैस प्राइसेस में और आ सकता है। मेरे हिसाब से छोटे मोटे पुल बैक पे एग्जिट करना बेहतर होगा। आने वाले दिनों में 355-350 तक के भी स्तर नेचुरल गैस में देखने मिल सकते हैं। जिस बस से या जिस स्पीड से नेचुरल गैस रैली किया था, लगभग उसी स्पीड से थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ सकता है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स, निवेशक थोड़ा सा कॉशियस रहे तो बेहतर रहेगा। तो इनको रिकमेंडेशन रहेगा कि छोटे से पुल बैक में भी एग्जिट करना बेहतर रहेगा। नवनीत जी, जो पूरी विंटर डिमांड की एक्सपेक्टेशन है और नेचुरल गैस प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो रैली कहां तक प्ले हो सकती है? क्या वो वापस देखने को मिलेगी? मेरे हिसाब से जो लास्ट मूव था उसका जो एक्सुबरेंस है वो अब फिर धीरे धीरे फेड ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है और विंटर डिमांड अब तक उस तरह से प्ले आउट नहीं होना शुरू हुई है जिस तरह से प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर होने लग गई थी। वही फैक्टर आप मेटल्स में भी देख रहे हैं कि पावर के नाम पे बहुत सारे मेटल्स में बहुत सारे शॉकर्स देखने मिले थे जो कि प्राइस लास्ट कुछ दिनों में 20 से 25% की रैली कर लिए थे और लास्ट 3-4 दिनों में अच्छी गिरावट का माहौल देखने मिल रहा है।
तो सेम स्थिति नेचुरल गैस में भी है कि विंटर के बज को लेके ऑलरेडी प्राइसेस में करीब करीब 20% 25% की तेजी आ गई थी और फिलहाल करेक्टिव मोड में। तो 350 355 के स्तर जब आएंगे तब वापस रिकंसिडर करेंगे बाइंग करना है कि नहीं, बट फिलहाल वो लेवल्स संभवतः तौर पर पॉसिबल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज पढ़ लेते हैं। ये फेसबुक पर आया है, राजकोट से यशवंत पटेल लिखते हैं कि ये ट्रेडर हैं और इनके पास 300 क्विंटल कैस्टर पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए कैस्टर में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है कि कैस्टर में जिस तरह का खरीदारी की पोजीशन है इसको होल्ड करना चाहिए। पिछले 2-3 दिनों में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है। मुझे लगता है कि ऊपर में ये आपको 7,000 तक के लेवल को छू सकता है, तो बाई पोजीशन है, इनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि अभी और इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बढ़त की एक्सपेक्टेशन है 1.5% की तेजी ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ अब सुरेश माउंट आबू से फोन लाइन पर है। नमस्कार सुरेश, क्या है आपका सवाल? हेलो जी। हाँ, मेरा क्रूड ऑयल सेल पड़ा हुआ है। ऑलराइट, किन लेवल्स पे बेचा है आपने? 6163 पे, तो इसका मैम स्टॉप लॉस और टारगेट जानना है। ओके नवनीत, क्या बताएंगे आप सुरेश जी को? बेचा है कच्चा तेल 2 लॉट 6163 पर। सुरेश जी, कल के सेशन में भी हमने देखा क्रूड में एक सेलिंग आई थी और पूरे गेन्स को है वो क्रूड ऑयल रात के सेशन में रिट्रेस करके फिर से पॉजिटिव हो गया और आज के सेशन में भी ऊंचे लेवल में खुलने के बाद थोड़ा सा भी कंसोलिडेशन का माहौल है। सारे एसेट क्लास में एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल देखने मिल रहा है, बट क्रूड ऑयल जब अपनी डायरेक्शन को अभी भी पकड़ के फर्म खड़ा हुआ है। जब तक 6150 या 6140 नीचे नहीं टूट जाता है तब तक प्राइसेस अभी भी फर्म है और अभी भी 6300 6350 की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से छोटे करेक्शन पे एग्जिट करना बेहतर रहेगा। अभी भी 150 रुपए का अप मूव अभी भी क्रूड में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो आपको पोजीशंस लेवल्स यहाँ पर देखने होंगे, लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज पर।